नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के लिए मैथ्स के टेस्ट सेकंड की, जिसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। सुबह ही शेयर कर दिया था ताकि आप लोग पूरा दिन सॉल्व कर पाएँ, जब भी टाइम मिले सॉल्व कर लें। आई होप आप सभी ने सॉल्व भी किया होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका डाउट है, हूबहू उसी ऑर्डर में सॉल्व किए जाएंगे जैसा कि आपको पीडीएफ में मिला था। आई होप आपने सबने ट्राई किया होगा। अपने अटेम्प्ट्स कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर अभी तक नहीं अटेम्प्ट किया तो मेरे साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपका बाद में समय बेकार ना हो कि एक बार वीडियो देख रहे हैं दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं। मेरे साथ अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन लगा के छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा मुझसे पहले करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे समझाने में समय लगेगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ मैं वहीं पे शेयर करता हूँ। दूसरी चीज़, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, बड़ा ही सुंदर प्रश्न है। पहला ही प्रश्न कहा गया, ये प्लेग्राउंड इज इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। ये सम ऑफ 1000 वाज स्पेंट टू मेक द ग्राउंड यूजेबल एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर स्क्वायर मीटर. The width of the ground is 50 meter. If the length of the ground is increased by 20 meter, then what will be the expenditure in rupees at the same rate per square meter? कहा गया कि एक ग्राउंड जो है वो आयताकार है, यानी उसकी कुछ लंबाई होगी और चौड़ाई आपको 50 दी गई है। कहा गया कि ये सम ऑफ 1000 वाज स्पेंट टू मेक द ग्राउंड यूजेबल एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर स्क्वायर मीटर, यानी कि मैदान को उपयोग के लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 1000 रुपये व्यय हुआ। आपको पता है कि एक वर्ग मीटर को बनाने में 25 पैसे लगते हैं, यानी 1 रुपये का 4 हिस्सा, तो 1000 रुपये में, यानी हम कह सकते हैं 1 रुपये में हम 4 स्क्वायर मीटर बनाते हैं, तभी तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 25 पैसे आता है। तो आप कहेंगे 1000 रुपये कितने एरिया के लिए खर्च करेंगे? आप कहेंगे 4000 स्क्वायर मीटर, क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा आता है 1/4 रुपये, तो 4000 स्क्वायर मीटर का 1000 रुपये आ जाएगा। यानी कि 4000 स्क्वायर मीटर क्या है? एरिया। हमें पता है कि चौड़ाई 50 है, एरिया 4000 है। अगर किसी रेक्टेंगल की, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 4000/50, यानी लंबाई हो गई 80। अब आपसे कहा गया मेरे भाई कि लंबाई को 20 बढ़ा दिया जाता है, यानी अब लंबाई 80 ना होकर 80 में 20 ऐड हो गई, यानी अब लंबाई हो गई 100। चौड़ाई तो सेम रह रही है, यानी अब एरिया कितना हो जाएगा? 100 × 50, यानी 5000 स्क्वायर मीटर। 5000 स्क्वायर मीटर। और आपको पता है 1 स्क्वायर मीटर बनाने का खर्चा 25 पैसे है, तो 5000 स्क्वायर मीटर को बनाने का खर्चा कितना हो जाएगा? 5000 × 1/4, यानी कि 1250। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि इफ़ x इज रिमाइंडर व्हेन 3 to the power 61 284 इज डिवाइडेड बाई 5 and y is the remainder when 4 to the power 96 is divided by 6, then find the value of 2x minus y। आपसे कहा गया x अगर इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल है, y जब 4 के पावर 96 को 6 से डिवाइड करते हैं तब शेषफल है। तो आपसे 2x माइनस y की वैल्यू पूछी गई। ध्यान से देखिएगा, 3 to the power 61284, इसको किससे डिवाइड करना है? 5 से। रिमाइंडर निकालिए। आप क्या करिए, 3 के पावर, अगर मैं बात करूं कि 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3 के पावर 2 और के पावर, इसको 3 के पावर 2 के पावर 306 42 लिख लीजिए। अरे इसका देखिए, आपको पता है a के पावर b के पावर c की वैल्यू होती है a के पावर bc, यही तो होती है। अब इसको 5 से डिवाइड करना है। 3 के पावर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। 9 के पावर 30 642 और बटे 5। अब आप क्या काम करिए, आप 5 से 9 में डिवाइड करिए, तो शेषफल कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 10 से 9 एक कम है, यानी -1 शेषफल हो जाएगा। -1 के पावर 30 642 बटे 5। अब आपको पता है -1 के पावर अगर सम संख्या का पावर लगेगा, तो आपको पता है उसकी वैल्यू माइनस में कोई संख्या अगर उसके पावर सम संख्या है तो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/5। अब 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 1, जो कि दिया गया है x, यानी x बराबर आपका आ गया 1। x बराबर कितना आ गया? 1। अब आपसे दूसरे केस में कहा गया है कि अगर 4 के पावर 96 को 6 से डिवाइड किया जाता है, 4 के पावर 96 लिखिए, इसको 6 से डिवाइड करिए। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि 4 के पावर 96 को अगर 6 से डिवाइड किया जाएगा, आपको पता है कि 4 के पावर चाहे जितना रहे, 4 के पावर चाहे जितना रहे, यानी 4 के पावर अगर 1 है तब भी शेषफल 4 आएगा, 4 के पावर 2 है 16 रहेगा तब भी शेषफल 4 आएगा, 4 के पावर 3 64 रहेगा तब भी शेषफल 4 आएगा, 4 के पावर 256 मतलब 4 के पावर 200 मतलब 4 के पावर 4 यानी कि 256 रहेगा तब भी शेषफल कितना आएगा? 4 ही आएगा। यानी 4 का कुछ भी पावर हो, अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 4।
और ये दिया गया है आपको y। किसकी वैल्यू दी गई है? y की। अब आपसे कहा गया 2x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। आपको पता चल गया x, आपको पता चल गया y, यानी यहाँ से हमारा 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1, 2 माइनस 4, यानी कि आपका आंसर हो गया -2। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखना था कि सर 4 के पावर कुछ भी हो जाए, 4 के पावर कुछ भी हो जाए, अगर हम 6 से उसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल ऑलवेज क्या होगा? 4 होगा। यानी 4 टू द पावर एनीथिंग, कुछ भी, इधर इट इज इवन और ऑड और प्राइम नंबर, कुछ भी नंबर हो, अगर उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे 4 के पावर में लगा के, तो ऑलवेज रिमाइंडर क्या होगा? 4 ही होगा। समझ आ गया? ये प्रश्न देखो, सेम प्रश्न मैंने करवाया है। कहा गया 2 टू द पावर √10 डिवाइडेड बाई इतना माइनस √5 -2 अपान √5 +2 -3 अपान √7 -2 की वैल्यू क्या होगी? अच्छा अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे 2 रूट, हिंदी वाले को नहीं पढ़ता हूँ, अंग्रेजी वाले को फिर से देखिए। अगर मैं बात करूँ कि पहले टर्म को सॉल्व करना है, तो पहले टर्म को सॉल्व करने के लिए मैं पहले टर्म को सॉल्व करता हूँ। तो ये हो गया 2√10 और ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए √5 + √2 + √7 से गुणा कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा नीचे √5 + √2 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी आपका बचेगा √5 + √2 - √7 इंटू √5 + √2 + √7, यानी ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा, तो a - b इंटू a + b यानी a स्क्वायर। ये देखिए a और b देखिए, यानी a है √5 + √2 और b है √7। अब आपका नीचे क्या बन जाएगा? a स्क्वायर, यानी कि √5 + √2 का स्क्वायर, यानी कि 5 + 2 + 2√5 2√10। अरे देखिए 2 इंटू √5 इंटू √2 यानी 2√10 और माइनस b स्क्वायर यानी कि 7, 5 2 7 कट गया, 2√10 से 2√10 कट गया, यानी इसकी वैल्यू आ गई आपका √5 + √2 + √7। अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे √5 - √2 दूसरे टर्म को अब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा √5 - √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो √5 - √2 का √5 - 2 का ऊपर स्क्वायर बन जाएगा और नीचे क्या बचेगा? √5 का स्क्वायर 5 - 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 घटेगा 1, यानी उसका वर्गमूल भी 1 हो जाएगा, यानी आपका इसका वर्गमूल बन के आ जाएगा √5 - 2, जो कि माइनस में है √5 - 2। ये दूसरा टर्म बचा। और तीसरे टर्म में आप क्या काम करिए, √7 + √2 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, तो √7 + √2 से गुणा करेंगे तो आपको ऊपर क्या बन जाएगा मेरे भाई? ऊपर बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, ये इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो 3 टाइम्स ऑफ √7 + 2 डिवाइडेड बाई a + b यानी इंटू a - b यानी a स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 - b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 7 में से 4 घटेगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, ये भी आपका माइनस में दिया गया है √7 + 2। अब आपके पास कुछ वैल्यूज आ गए, इन्हीं को सॉल्व करना है, यानी आपका आ गया √5 + √2 + √7 माइनस √5 - 2 ये और √7 + 2 ये। अब इसको सॉल्व करिए तो आपका हो जाएगा √5 प्लस √5 + √2 + √7 माइनस √5 + 2 माइनस √7 - 2, यही तो हो गया। अब आपका हो गया √5 से √5 कैंसिल, √7 से √7 कैंसिल, और कहीं पे √2 भी है, ये आपका √2 कहीं नहीं बच रहा है, हाँ √2 कहीं नहीं बच रहा है, 2 से 2 कट गया, यानी आपका आंसर यहीं पे √2 हो गया। देखिए केवल और केवल √2 बच रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया? √2, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी वाला। तो बहुत आसान था, बस समझाने में थोड़ा सा समय लगा है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया वर्तिका डिपॉजिटेड Rs7500 इन ए बैंक एट द रेट ऑफ 6% per annum simple interest. How much money should she deposit at the rate of 10% per annum simple interest so that she get equal amount of simple interest on the total deposit at the rate of 8.5% per annum in a year? कहा कि वर्तिका 7500 रुपये किसी बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा करती है। कहा कि कितनी राशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से पुनः निवेश करे कि कुल निवेश पर उसे 8.5% का दर 1 वर्ष में साधारण ब्याज पर प्राप्त हो। यानी आपसे कहा गया कि 6% निवेश किया गया, 10% निवेश किया गया और रिजल्टेंट चाहिए आपको 8 सही 1/2% का। ठीक है, अब आप मिक्सचर एलिगेशन लगाइए, यानी 8.5 में से 6 घटाएंगे तो 2.5 और 10 में से अगर हम 8.5 घटाएंगे तो 1.5। आपको पता है 6% पे उसने कितना इन्वेस्ट किया है? 7500, यानी 1.5 बराबर 7500 अगर आ गया तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5000। 1 बराबर 5000। तो आपसे पूछा गया 10% पे, तो 10% पे 2.5, यानी 1 बराबर अगर 5000 है तो 2.5 बराबर 12500, तो आपका आंसर आ गया 12500। 2 क्वेश्चन का आंसर 12500 आया, पहले का भी यही आया था शायद। चलो ये प्रश्न करो। अब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखें तो आपको क्या करना है?
आपको कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि ये सब खत्म हो जाए। आपसे कहा गया इस ट्रिगोनोमेट्रिक एक वो दिया गया पॉलिनोमियल कह सकते हैं या हम कहें बहुपद दिया गया जिसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको साइन कॉस दोनों दिख रहे हैं, तो थीटा बराबर 45 रख दो। थीटा बराबर 45 रखने पे क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, यानी ये दोनों कट जाएगा। अब आपको ऊपर क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी साइन 45 प्लस कॉस 45 यानी 1/√2 प्लस 1/√2 -1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा यानी टेन स्क्वायर 45 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर 45। आपको होता है साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉसेक 45 की वैल्यू √2 का स्क्वायर 2 -1 यहाँ पे बचा अपॉन सेक थीटा यानी सेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √2 और माइनस टेन थीटा 1 हो गई। अब आपको पता चल गया यहाँ से, देखिए 1 इंटू 2 -1 यानी ये भी 1 हो गया। तो आपका बचा क्या 1/√2 प्लस 1/√2 यानी कि 2/√2 यानी कि √2 -1 और इंटू 1/√2 -1 यही तो बच रहा है। देखिए यहाँ पे 1 और इसको सॉल्व करने के बाद √2 -1 आ गया। अब आपको पता है √2 -1 √2 -1 कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, सी आ गया, यानी फर्स्ट यानी सी आ गया, यानी कि एक आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। कहा गया x = 6th रूट ऑफ 27 माइनस √6 3/4 y की वैल्यू दी गई सेम, मतलब इसी प्रकार से, और आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y²। अब देखिएगा अगर 6th रूट ऑफ 27 की मैं बात करूँ तो 27 कैन बी रिटन एज 3/3 और इसका 6th रूट निकालना है, यानी इसके पावर 1/6 करना है, यानी इसकी वैल्यु दी गई है 3 के पावर 1/2 यानी इसकी वैल्यू दी गई है √3, ठीक है, माइनस अंडर रूट में 6 4 मतलब 6 सही 3/4 यानी 6 एंड 3/4, इसको क्या लिख सकते हैं 4 6 24 3 27/4 और अंडर रूट में 27/4 को 3√3/2 लिख लेंगे। ये x की वैल्यू दी गई है। अगर हम y की बात करें तो y क्या दिया गया है, 45 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में 3√5, 45 अगर अंडर रूट में है तो उसको लिख सकते हैं 3√5 प्लस ऐसे लिख सकते हैं 605 को 11√5 प्लस 245 को 7√5 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई आपका 80 को क्या लिख सकते हैं, 80 को लिख सकते हैं 4√5 और प्लस 125 को 5√5 यानी ये हो गया 3 11 14 और 7 21 √5 बटे 9 √5 कट गया, यानी आपका 7/3 आंसर आ गया, वो y की वैल्यू आ गई। अब आपसे x² और प्लस y² की वैल्यू पूछी गई है। अब ध्यान से देखिएगा, ये कितना हुआ था 6th रूट ऑफ 27 कहा गया था, यानी कि ये √3 हो गया था और माइनस 6 चौको 24 3 27/4 यानी 3√3/2, ठीक। अब आपसे कहा गया x² + y² की वैल्यू बतानी, तो x का अगर हम स्क्वायर करेंगे आपको पता है x की वैल्यू कितनी आ गई 2√3 माइनस 3√3/2 यानी कि -√3/2। अब x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 और धन y का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 49/9। अब बराबर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 9 × 27 प्लस 4 × 49 यानी कि 196/36। 27 और 196 कितना हो जाएगा 223/36 आपका आंसर आ गया, 223/36 आपका आंसर आ गया। समझ आ गया? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ लेकिन फिर करवा रहा हूँ। कहा गया ट्राइंगल PQR में, अच्छा हाँ पेड सीरीज में करवाया था। कहा गया इन ट्राइंगल PQR P = 120 डिग्री, PS इज परपेंडिकुलर टू QR एट S एंड PQ + QS = SR, तो आपको Q की वैल्यू निकालनी थी। ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। एक मिनट थोड़ा सा इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं हम, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। अब आपसे कहा गया या थोड़ा सा अलग ड्रा करते हैं, ऐसे ड्रा करते हैं ताकि ये आपका ट्राइंगल हो गया, ये हो गया P, ये हो गया Q एंड दिस वन इज R, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि PS जो है वो परपेंडिकुलर है QR पे, यानी ये PS हो गया, या ऐसे करिए ये कहीं यहाँ पे PS परपेंडिकुलर है QR, ठीक है। अब आपसे कहा गया यानी ये परपेंडिकुलर है तो ये आपका 90 बन जाएगा। अब आपसे कहा गया कि PQ + QS यानी PQ को अगर हम x माने, QS को y माने, तो आपसे कहा गया ये PQ + QS बराबर SR है, यानी इसकी वैल्यू x + y है। इतना सा दिया गया। अब आप क्या काम करिए, P से एक लाइन ड्रा करिए इस प्रकार से YR के बिंदु M तक कि ये बिंदु, ये पार्ट y हो जाए, ये पार्ट x, यानी इतनी दूरी y हो जाए और इतनी दूरी x, यानी पूरा x + y हो जाए। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए कौन कौन से, एक मैं ब्लू कर दे रहा हूँ और एक ये रेड वाला, यानी PQS को देखिए। अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल PQS की और ट्राइंगल PQS हो गया और ट्राइंगल PMS की, तो आपको दिख रहा होगा दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड आपकी
इक्वल है ही, ये दोनों कॉमन है। आपको पता है ये 90 डिग्री है और ये भुजा इसके बराबर है, यानी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर ये 90 के सामने की भुजा इसमें x है तो इसमें भी 90 के सामने की भुजा x हो जाएगी। आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा और ध्यान देना है। आपको पता चल गया ये भी x है, यानी ये ब्लू वाली लाइन x है, ये भी x है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर, यानी अगर ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया। अगर ये थीटा मानो तो ये भी थीटा हो गया। अगर ये दोनों थीटा हो गए तो ये वाला भुजा, ये वाला कितना हो गया, 2 थीटा। क्यों? क्योंकि बाह्य कोण है इस वाले ट्रायंगल का, ब्लैक वाले ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है जिसको मैंने 2 थीटा लिखा। और आप अब ट्रायंगल पी क्यू एम को देखिए, आपको पता है पी एम यानी ये भुजा बराबर है पी क्यू के, यानी इस भुजा के, तो दोनों के सामने के कोण भी बराबर होंगे। यानी कि अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। अब ये 2 थीटा, ये 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 4 थीटा। और अगर मैं अब कोण पी को लिखूं तो आप कहेंगे कोण पी कैन बी रिटन एज 180 माइनस 4 थीटा, और इसमें थीटा और जोड़ दो तो आपका कोण पी हो जाएगा, यानी ये हो गया 180 माइनस 3 थीटा। और ये बराबर कितना दिया गया है, कोण पी बराबर 120 अंश, यानी ये बराबर दिया गया 120 अंश। तो यहाँ से हमारा 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, यानी थीटा इज इक्वल टू 20 अंश आ गया। अब अगर थीटा 20 हो गया तो आपसे पूछा गया कोण क्यू का मान जो कि है 2Q, यानी कि 40 डिग्री। तो आपका आंसर हो गया 40 डिग्री। बात बराबर। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 4.6 के पावर 4 प्लस 5.4 के पावर 4 प्लस 24.84 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 4.6 टू द पावर 2 प्लस 5.4 टू द पावर 2 प्लस 24.84। इसी को डिवाइड करना। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि 4.6 पावर 4 को क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे लिख लीजिए 4.6 स्क्वायर का पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे 5.4 को क्या लिख सकते हैं, 5.4 के पावर 4 को लिख सकते हैं 5.4 का स्क्वायर का होल पावर 2, और प्लस ऐसे 24.84 को लिख सकते हैं 5.4 इंटू 4.6, जो कि हो जाएगा, और इसका स्क्वायर दिया गया है, यानी आप कह सकते हैं 5.4 का स्क्वायर इंटू 4.6 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 5.4 इंटू 4.6 24.84 हो जाएगा, और उसका स्क्वायर दिया गया। नीचे डिवाइडेड बाई सेम चीज़ लिख दीजिए, बस स्क्वायर ना लगाइएगा। यहाँ पे दिया गया 4.6 का स्क्वायर प्लस 5.4 का स्क्वायर प्लस 24.84 बोले तो 5.4 इंटू 4.6, यही दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न बहुत सिंपल सा बन जाएगा एक फार्मूला यूज करने के बाद। आपको पता है कि सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए, अगर 4.6 के स्क्वायर को ए एज्यूम करें और 5.4 के स्क्वायर को बी एज्यूम करें तो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो कि होगा क्या, ए क्यूब, यानी 4.6 के स्क्वायर का क्यूब यानी 4.6 पावर 6 माइनस बी क्यूब यानी 5 या इसको ए मानिए 5.4 के स्क्वायर को ए मानिए, तो आपका हो जाएगा 5.4 के स्क्वायर का क्यूब यानी 5.4 पावर 6 माइनस बी का क्यूब यानी 4.6 स्क्वायर का क्यूब यानी 4.6 पावर 6 डिवाइडेड बाई ए माइनस बी यानी कि 5.4 स्क्वायर माइनस 4.6 स्क्वायर, ये बच रहा है डिवाइडेड बाई, आप यहाँ देखिए 4.6 को ए मानिए 5.4 को बी मानिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी यहाँ भी लिखा हुआ है, यानी ए का क्यूब यानी ये हो जाएगा 4.6, यहाँ पे भी 5.4 को ए मानिए यानी 5.4 का क्यूब माइनस 4.6 का क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी यानी 5.4 माइनस 4.6, बस बात खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है देखिएगा, 1 मिनट इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, और बहुत आराम से देखिएगा, कुछ है नहीं प्रश्न में, हड़बड़ाइएगा बिल्कुल नहीं। ऐसे प्रश्नों को देखने के बाद आप सोचा करिए कि इसमें हम क्या मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एक 5.4 पावर 6 माइनस 4.6 पावर 6, इसको लिख सकते हैं हम 5.4 क्यूब प्लस 4.6 क्यूब इंटू 5.4 क्यूब माइनस 4.6 क्यूब लिख सकते हैं। अरे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया। सिमिलरली नीचे लिख सकते हैं 5.4 माइनस 4.6 और ब्रैकेट में 5.4 प्लस 4.6 डिवाइडेड बाई 5.4 का क्यूब माइनस 4.6 का क्यूब और होल डिवाइडेड बाई 5.4 माइनस 4.6। अब कुछ कट पिट रहा हो तो काट दीजिए। क्या कट रहा है, 5.4 माइनस 4.6 से 5.4 माइनस 4.6 कट गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से यहाँ से ये कट गया, यानी आपका बचा कितना, बचा आपका 5.4 का होल क्यूब प्लस 4.6 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई
5.4 प्लस 4.6। अब देखिए आपको ऊपर दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे दिख रहा है ए प्लस बी, और आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में अगर ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए स्क्वायर की वैल्यू 5.4 का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 24.84 और प्लस बी का स्क्वायर यानी 4.6 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई, बताइएगा आंसर क्या आ जाएगा। अगर 5.4 के स्क्वायर में से 4.6 का स्क्वायर जोड़ें और उसमें से घटाएं, क्या आपको घटाना है उसमें से 24.84, तो आप कर लीजिए। यहाँ पे आप कहेंगे 5.4 का स्क्वायर और 4.6 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस यानी 25.16 हो जाएगा, 25.16 का दूना यानी कि 50 ये आपका हो जाएगा 5.4 का स्क्वायर प्लस 4.6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अरे देखिए ये 5.4 के स्क्वायर को लिख लीजिए 5 प्लस 0.4 का स्क्वायर, और 4.6 के स्क्वायर को लिख लीजिए 5 माइनस 0.4 का स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0.4 का स्क्वायर यानी 0.16, यानी 2 टाइम्स ऑफ 25.16 यानी 50.32 हो जाएगा। यानी आपका ये बच्चा कितना, यहाँ आप कहाँ पे लिखूँ, एक मिनट थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, यानी 50.32 में से 24.84 आपको घटाना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपका आंसर क्या हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेटिव प्रश्न है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये आपका हो गया 50.32, इसमें से घटाना है 24.84, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, घटाइए तो ये आपका हो जाएगा 25.48, क्योंकि यूनिट डिजिट 12 में से 4 घटेगा 8, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया ना। तो आपको 2 फार्मूले पता होने चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बस। अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको दिया गया साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू 4/√3। तो आपसे वैल्यू पूछेगी टेन थीटा प्लस सेक थीटा पावर -1 की, और थीटा दिया गया 0 से 90 के बीच में। अब थीटा की वैल्यू रख के आप चेक करिए, अगर मैं थीटा की वैल्यू रखने जाऊँ तो आप कहेंगे सर 0 नहीं रख सकते, 90 नहीं रख सकते। साइन कॉस दिख रहा है 60 ट्राई करिए, तो 60 अगर ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा साइन थीटा यानी कि √3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि 1 प्लस कॉस 60 यानी कि 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 3/2, और इसी को पलट दीजिए यानी 3/2 बाई √3/2, 2 यहाँ कट गया, 2 यहाँ कट गया, यानी यहाँ पे आया 1/√3, यहाँ पे आया √3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/√3 आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड है, यानी थीटा बराबर 60 अंश हो गया। अब थीटा बराबर अगर 60 अंश हो गया तो इसमें पुट कर दीजिए, यानी टेन थीटा टेन 60 √3 प्लस सेक 60 कितना होता है मेरे भाई 2, और इसके पावर -1 दिया गया, यानी आपको निकालना है 1/2 प्लस √3 की वैल्यू, 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 2 प्लस √3 नीचे है, 2 माइनस √3 से गुणा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 में से √3 का स्क्वायर 3 घटेगा तो बचेगा 1, और जो कि 2 माइनस √3 में डिवाइड करके 2 माइनस √3 ही देगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 2 माइनस √3। अगले प्रश्न पे आते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। कहा गया इफ 6 years आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ रणधीर and the remainder is divided by 18 then the present age of his grandson अनूप is obtained। कहा गया कि अगर रणधीर की आयु में से 6 वर्ष घटाया जाए और फिर शेष आयु को 18 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त आयु उसके पोते की अनूप की आयु के समान है। यानी आपसे कहा गया रणधीर की आयु अगर आर है तो उसमें से 6 घटाया जाए फिर 18 से डिवाइड किया जाए तो आपको क्या मिलेगा, अनूप की आयु मिलेगी। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि महेश की आयु 5 वर्ष है और अनूप महेश से 2 साल छोटा है। महेश 5 साल का है और जो अनूप है वो महेश से 2 साल छोटा है, यानी कि अनूप की आयु कितनी हो जाएगी, महेश -2 यानी अनूप की आयु है 3 वर्ष। तो 18 × 54 यानी r - 6 इज इक्वल टू 18 × 3 = 54, 54 में 6 जुड़ेगा यानी रणधीर की आयु हो गई 60 ईयर्स। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया इन ए सर्टेन शॉप 9 oranges कॉस्ट एज मच एज 5 एप्पल्स, 5 एप्पल्स कॉस्ट एज मच एज 3 मैंगोज, 4 मैंगोज कॉस्ट एज मच एज 9 लेमन्स। अब देखिएगा कहा गया कि जो 9 ऑरेंजेस हैं वो कॉस्ट करते हैं 5 एप्पल के बराबर, ऊपर लिख दे रहा हूँ, यानी 9 ऑरेंजेस 9 संतरे किसके बराबर कॉस्ट करते हैं, 5 एप्पल्स के बराबर, 5 एप्पल्स 3 मैंगोज के बराबर कॉस्ट करते हैं, और आपसे कहा गया 4 मैंगोज जो है वो 9 लेमन्स के बराबर कॉस्ट करते हैं, यानी कि इनका सबका क्रय मूल्य बराबर है। अब कहा गया अगर 3 लीमन का यानी 3 नींबू 48 पैसे का मिलता है, अगर 3 नींबू 48 पैसे का मिलेगा तो 9 कितने का मिलेगा, 48 × 144 पैसे का, यानी 4
मैंगोज यानी 4 आम कितने का मिलता है? 144 पैसे का। 4 आम कितने का मिलता है? 144 पैसे का। अगर 4 आम 144 पैसे का मिलता है तो एक आम 36 पैसे का, यानी 3 आम 108 पैसे का मिलेगा। अरे देखिएगा, अगर 4 आम 144 पैसे का मिलता है तो एक आम 36 पैसे का, एक आम 36 पैसे का, तो ये 3 मैंगोज के दाम के बराबर है, यानी कि 108 पैसे के बराबर है। अब आपको पता चल गया कि 9 ऑरेंजेस की कीमत 108 पैसे है, तो एक ऑरेंज की कीमत हो जाएगी 12 पैसे। गॉट इट? बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। कहा गया द नंबर्स 1 to 29 आर रिटन साइड बाय साइड एज फॉलोज, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 28 29। कहा गया 1 से लेकर 29 तक की संख्या इस प्रकार लिखी गई हैं कि बगल बगल में इस प्रकार लिखी गई हैं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखी गई हैं। तो कहा गया अगर संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। आपको सबसे पहले मैं एक रूल बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है तो उसके अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, और कोई संख्या 9 से डिवाइड करने के बाद कितना शेषफल देगी ये जानने के लिए आप उसके अंकों का योग निकालिए और उसको 9 से डिवाइड कर दीजिए। जितना रिमाइंडर आएगा वही हो जाएगा उस संख्या को 9 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर। अब देखिए आपसे कहा गया, लिखा क्या गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 10 11 डॉट 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 19 20 21 डॉट 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 28 29, यही लिखा गया है। अब कहा गया इसको 9 से डिवाइड करने के बाद शेषफल क्या आएगा। तो अगर मैं बात करूँ सम ऑफ डिजिट निकालिए, तो सम ऑफ डिजिट 1 से लेकर 9 तक 45 हो गया। ऐसे 10 से लेके 20 तक अगर सम ऑफ डिजिट निकालने जाएं तो सब में एक 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 है। 10 संख्याएं, सॉरी 10 से लेके 19 तक अगर मैं बात करूं तो आपको पता है सभी संख्याओं में दहाई का अंक 1 है, और 1 कितनी बार जुड़ेगा? 10 बार, तो इसका सम हो जाएगा 10। तो जीरो से लेकर 9 तक, 0 से 9 मतलब इकाई अंक अगर इनकी बात करें 10 से लेकर 19 तक का, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। तो 10 से 19 तक के इकाई अंकों का योग कितना हो जाएगा? 1 से 9 तक 45। ऐसे 20 से लेकर 29 तक 10 बार तो 2 आएगा, यानी उसका सम दहाई के अंक का सम 20 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ 1 से लेकर 9 तक का सम तो 45 हो जाएगा। अब इन सब का योग निकालिए, अंकों का योग निकाल रहे हैं, फुटकर में पहले निकाल ले रहे हैं। तो 45 45 45 यानी 135 और 30 165, ये हो गया इनके अंकों का योग। अब क्या काम करिए, 165 के अंकों का योग निकालिए। तो 5 6 11 1 12, यानी अब अंकों का योग आ गया 12। अब अगर 12 के अंकों का योग निकालें तो 2 1 3, तो 3 हो जाएगा आपका शेषफल, 3 हो जाएगा आपका शेषफल। या आप कहें 165 को 9 से डिवाइड करके चेक करते तब भी रिमाइंडर 3 आता, या मैं कहूँ 12 को 9 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 शेषफल। यानी आपका 9 से डिवाइड करने के बाद क्या शेषफल आएगा? 3 आएगा। समझ आ गया? तो आपको अंकों का योग निकालना है किसी संख्या के, फिर उसको तब तक जोड़ते रहना है अंकों का योग। जैसे यहाँ पे 165 है, इसको फिर जोड़ दीजिए, तो 12 आया फिर जोड़ दीजिए, तो यानी कि एक अंक में ले आना है। अंकों का योग एक अंक में हो जाए जब, तो समझ लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे मान लो आया होता, यहाँ पे पूछा जाता 7 से डिवाइड करने पर कितना शेषफल बचेगा, तो आप कहते हैं कि 7 से डिवाइड करने पे ये रूल ही नहीं है 9 से डिवाइड करने वाला। 9 से डिवाइड करने का रूल है कि संख्या के अंकों का योग करना चाहिए। तो आप केवल और केवल 9 में अप्लाई करिएगा, नहीं तो 7 में अप्लाई करने लग जाए, 3 में अप्लाई करने लग जाए। अच्छा, डिविजिबिलिटी का एक रूल और बता दूं, 4 के पावर कुछ भी हो, 6 से डिवाइड करोगे ऑलवेज रिमाइंडर 4 ही होगा। कहा गया कि ये स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 6 एंड एड 12 टू द क्वोशेंट। कहा गया कि एक विद्यार्थी से कहा गया कि भैया आप 6 से पहले विभाजित करो और जो भागफल है उसमें 12 जोड़ो। कहा गया फिर आगे कि ही हाउएवर फर्स्ट एडेड 12 टू द नंबर एंड देन डिवाइडेड इट बाय 6। कहा गया उसने क्या किया, गलती कर दी, उसने पहले संख्या में 12 जोड़ दिया फिर 6 से डिवाइड किया और आंसर उसका कितना आ गया? 112। यानी उसने संख्या में कितना जोड़ा? 12 जोड़ा और फिर 6 से डिवाइड किया, तो आपका आंसर आया 112। यानी हम कह सकते हैं n + 12 बराबर 672, या हम कह सकते हैं n बराबर हो जाएगा 672 - 12 यानी 660। यानी हमारी संख्या हो गई 660। अब कहा गया कि इसको सही में क्या करना था? 6 से विभाजित करना था, यानी 660 को 6 से विभाजित करते यानी 110 आंसर आता। और कहा गया भागफल में 12 जोड़ते, तो भागफल क्या आया? 110। इसमें 12 जोड़ना था, यानी 110 और 12 122 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहा गया इन ए क्लास विद ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इफ वन न्यू स्टूडेंट वेइंग 50 kg इज एडेड देन द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीजेज बाय 1 kg। इफ वन मोर स्टूडेंट वेइंग 50 kg इज एडेड देन द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इंक्रीजेज बाय 1.5 kg ओवर द ओरिजिनल एवरेज। व्हाट इज द ओरिजिनल वेट ऑफ द क्लास। कहा हिंदी में क्या लिखा गया कि अगर कुछ छात्रों की कक्षा में एक नए छात्र जिसका वजन 50 किलोग्राम है को जोड़ा जाए। हम मान लेते हैं कि n छात्र थे और इनका औसत x था, यानी कुल वजन कितना रहा होगा? nx रहा होगा। औसत इंटू एवरेज, एवरेज इंटू संख्या बराबर होता है कुल वजन। ठीक है,
अब कहा गया अगर 50 किलोग्राम का एक छात्र ऐड हो जाता है, कितने किलोग्राम का? 50 किलोग्राम का, यानी कि अब कुल वेट कितना हो जाएगा? NX + 50। अब अच्छा एक चीज़ बताइएगा कि कुल वजन कितना हो गया? NX + 50, यानी कि आप कह सकते हैं कि 50 किलो का एक बच्चा ऐड हुआ, यानी बच्चों की संख्या में 1 की बढ़ोतरी हुई और टोटल वजन में 50 की बढ़ोतरी हुई। अच्छा, अब आपसे कहा गया कि औसत जो है वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। आपने माना था औसत x है, तो ये भी 1 बढ़ जाता है। दोबारा कहा गया कि यदि पुनः एक और नए छात्र यानी N+1 थे तो औसत x+1 था। अब N+2 हो गया तो कहा गया एवरेज प्रारंभिक से 1.5 kg ज़्यादा होता है, यानी x + 1.5 हो जाता है। ठीक है। अच्छा, और अब कुल वजन कितना है? आपको पता है NX तो शुरू में था और 50 किलो के आगे, यानी NX + 100 कुल वजन है। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है, 2 इक्वेशंस बनेंगे, आराम से सॉल्व। मतलब कुल वजन कितना था? कुल वजन है NX + 50, और इसी को दूसरे भाषा में लिखा गया कि N+1 बच्चों का औसत x+1 है, यानी आप कह सकते हैं N+1 × x+1 = NX + 50। अरे क्योंकि 50 kg वाले बच्चे के आने के बाद संख्या भी एक बढ़ी, औसत भी एक बढ़ा, और आपका कुल वजन ये दिया गया। यानी आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा NX + N + x बराबर NX + 1 यहाँ आएगा और 50 में से घट के 49 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं N + x बराबर 49, ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरे को अगर आप सॉल्व करें, N+2 लोगों का औसत इतना है, तो आप कह सकते हैं कुल वजन हो जाएगा N+2 × x + 1.5, यानी कि हो जाएगा NX + 1.5N। ये तो हो जाएगा NX + 1.5N और +2x + 3 = NX + 100, यानी NX कट गया, यानी आपका हो गया 1.5N + 2x = 97। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। आपका हो गया 1.5N + 2x = 97, N + x = 14 है। अब आपसे कहा गया कक्षा के छात्रों का प्रारंभिक वजन क्या होगा, यानी आपको औसत निकालना है, यानी आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। औसत वजन पूछा गया प्रारंभिक, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको किसी तरह n कैंसिल करना है। n कैंसिल करने के लिए इसमें 1.5 से गुणा कर दीजिए, तो 1.5 1.5 1.5, यानी ये हो गया 1.5N - 1.5N, ये कट गया। 2x - 1.5x यानी 0.5x = 97 में से घटा कितना? 49 का 1.5 गुना, यानी कि 49 और 24 यानी कि 73.5 घट गया, 73.5 घट गया। अब 2 से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में, यानी x बराबर आ जाएगा 194, 194 माइनस ये कितना हो जाएगा? अरे 2 चौको 8, यानी कि 147। अब x बराबर 194 माइनस 147, यानी x की वैल्यू हो गई 47, यानी प्रारंभिक वजन कितना था? 47 था। तो इसको समझने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन बेसिक बताना आपको ज़रूरी मैंने समझा। इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपको सीधे लिखना है N+1 × x+1 NX + 50, N+2 × x + 1.5 = NX + 100। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। कहा गया कि एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है, यानी एक रेलगाड़ी जो है, वो 299 किलोमीटर दो शहरों के बीच की दूरी है, उनके बीच में यात्रा करती है, यानी इनके बीच की दूरी 299 है। ठीक है। अब कहा गया ड्यूरिंग फर्स्ट 111 किलोमीटर ऑफ द ट्रिप, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 111 किलोमीटर की बात की गई। द ट्रेन ट्रेवल थ्रू माउंटेनियस टेरेन, यानी कि वो किस पे चलती है? पहले 111 किलोमीटर पहाड़ी मार्ग पे होकर चलती है। और कहा गया द ट्रेन ट्रेवल 10 km/h स्लोअर थ्रू माउंटेनियस ट्रेन देन थॉरो लेवल ट्रेन, यानी कि समतल में जितनी स्पीड से चलती है उससे 10 km/घंटे कम चलती है। यानी अगर समतल में x + 10 चलती है तो यहाँ पे हमारी ट्रेन x से चल रही थी। अब आपसे कहा गया कि यदि उन दोनों शहरों के बीच की दूरी तय करने में लगा समय 7 घंटे है, तो समतल मार्गों पर रेलगाड़ी की गति क्या है? यानी आपको x + 10 की वैल्यू निकाली। आपको पता है 111 अगर वो x से जाती है तो 111/x समय लगेगा। सिमिलरली 299 टोटल डिस्टेंस थी, 111 चल चुकी है, यानी 188 बची, और उसको किससे जाती है? x + 10 से। तो टोटल कितने घंटे का समय लगता है आपका? 7 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 7 घंटे का समय लगता है। अब इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपका बहुत समय लग सकता है। क्या करना है आपको कि बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने तो सॉल्व किया है तो मैं इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन आप क्या करिएगा, x बराबर 7, देखो 111 और 188 का कुछ ऐसा चेक करो कि कोई संख्या 111 के पहले फैक्टर लिखो। 111 के फैक्टर कौन कौन से होंगे?
3 और 37 होगा, 1 3 37 और 111 हो जाएंगे। यानी कि अगर x बराबर 3 रखेंगे तो 111 पूर्णांक देगा नहीं, यानी x बराबर 37 रखें। अब x बराबर 37 रखेंगे तो ये हो गया 3 प्लस 188 बटे 37 10 47, कितना 47, 47 से 188 में भाग देंगे, 4 3 4 7, यानी हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो x बराबर आपका आ गया 37, लेकिन आपको x नहीं निकालना था, आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि 111 का कोई फैक्टर होगा क्योंकि इधर इंटीजर वैल्यू आ रही है, और आपको पता चल गया x बराबर 37। तो क्या x निकालना था? नहीं, आपको निकालना था समतल मार्ग पे, यानी x+10 कितना हो जाएगा यहाँ से, यानी कि 47 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी समतल मार्ग पे 47 से चलती है और माउंटेनियस टेरेन पे किस पे चलती है? 37 पे। समझ आ गया? ये प्रश्न देखिएगा, ये होमवर्क है हालांकि, लेकिन मैं करवा दे रहा हूँ आपको, आपने किया होगा। कहा मैन वीमेन एंड चिल्ड्रेन आर एम्प्लॉयड टू डू ए वर्क इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2:3। कहा गया कि जो आदमी और औरत और बच्चों को नियुक्त किया गया उनकी संख्या का अनुपात, यहाँ पे लिखिएगा मैन वीमेन एंड चिल्ड्रेन, इनको 1:2:3 के अनुपात में नियुक्त किया गया। और कहा गया एंड देयर वेजेस आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 6:3:2, यानी कि एक आदमी को अगर 6 मिलते हैं तो एक औरत को 3 और एक बच्चे को 2 रुपये मिलते हैं। कहा गया जब 50 आदमियों को काम पे रखा जाता है, यानी कि अगर इसको 6x मिलता है तो इसको 3x मिलता है, इसको 2x मिलता है, ठीक है, मजदूरी की बात हो रही है, ठीक है। अब आपसे कहा गया अगर 50 आदमियों को रखा जाता है, यानी 1 बराबर 50 तो 2 बराबर 100 हो जाएगा, 3 बराबर 150, तो कहा गया तो कुल मजदूरी 4500 होती। अगर 50 आदमी रखे गए और एक आदमी को 6x रुपये दिया जाता है तो इनकी मजदूरी हो गई 300x प्लस। आपसे कहा गया 100 औरतें 3x के हिसाब से, मतलब 100 औरतें रखी गई जिनकी एक की मजदूरी 3x है, तो 300x इनको मिल जाएगा। और प्लस 150 क्या रखे गए हैं? 150 बच्चे रखे गए हैं जिनकी मजदूरी 2x है, तो ये 300x ये मिल के देंगे, और ये बराबर आपको दिया गया 4500, यानी 900x बराबर 4500, तो x बराबर आपका आ गया 5। x बराबर 5 आ गया तो एक आदमी की मजदूरी 30, एक औरत की मजदूरी 15 और एक बच्चे की मजदूरी 10 रुपये हो गई। तो आपसे कहा गया एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे की कुल साप्ताहिक मजदूरी है। अब अगर एक दिन में इतना कमाते हैं तो एक सप्ताह में यानी 7 दिन में ये 210 कमाएगा, 15 सत्ते 105 कमाएगा, 10 सत्ते 70 कमाएगा, तो 210, 105 और 70 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 1 ईयर एगो द रेशियो बिटवीन महेश एंड सुरेश सैलरी वाज 3:5, यानी कि 1 साल पहले महेश और सुरेश की सैलरी का रेशियो क्या था? महेश एंड सुरेश की सैलरी 3:5 के रेशियो में थी, ठीक है। अब कहा गया द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज ऑफ लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इज 2:3 एंड 4:5। कहा गया कि जो महेश की पिछले साल की सैलरी थी उससे अब की सैलरी का अनुपात 2:3 है, यानी कि अगर ये 2 था तो अब महेश की सैलरी 3 हो गई, यानी 2 बराबर 3, यानी 1 बराबर 1.5 तो 3 बराबर 4.5, यानी इस ईयर महेश की सैलरी 4.5 है। और 4 पहले 4 थी सुरेश की सैलरी, अब 5 हो गई, यानी 4 बराबर 5 दिया गया आपको यहाँ पे देखिए, 4 बराबर 5, यानी 1 बराबर 1.25 तो 5 बराबर 6.25, यानी सुरेश अब कमाता है 6.25। तो कहा कि देयर टोटल सैलरीज ऑफ द प्रेजेंट ईयर आर इतना, यानी कि इनकी टोटल सैलरी जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 10.75, और ये बराबर दिया गया है 43 के बाद 3 जीरो, यानी कि 10.75 बराबर अगर इतना तो 1 बराबर ये 2 दशमलव हटाइए यहाँ से काटिए तो 1075 चौको 43 और 4 के बाद 3 जीरो, यानी 1 बराबर आपका 4000 हो गया। तो कहा गया महेश का वर्तमान वेतन क्या है? तो महेश का वर्तमान वेतन कितना है? 4.5। अगर 1 बराबर 4000 है तो 4.5 बराबर 4.5 गुणे 4000 यानी 18,000, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 18,000। समझ आ गया? तो महेश का वर्तमान वेतन कितना है? 18,000। महेश का ही तो पूछा गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहा गया कि संजू पुट्स इक्वल अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन एंड 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल हाफ ईयरली एंड द सेकेंड एट ए सर्टेन % पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेएबल ईयरली if he gets equal amounts after 3 years and what is the value of the second %। कहा गया कि जो संजू है वो एक राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब छमाही दर से, 10% तो वार्षिक ब्याज दर है लेकिन वो छमाही इंप्लीमेंट होगा चक्रवृद्धि ब्याज पे, उसको इन्वेस्ट करता है, और दूसरी चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक दर से उतना ही धन दूसरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक पर नियुक्त करता है, यानी उस पर ब्याज जो है वार्षिक लगता है, नियुक्त नहीं करता है, क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? जैसे 10 रुपये आपके पास हैं, 10 रुपये 2 जगह हैं आपके पास, एक 10 रुपये को आप 10% वार्षिक ब्याज की दर से छमाही पे इन्वेस्ट करें 3 साल के लिए, और एक जगह पे कुछ प्रतिशत पे 10 रुपये को आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दें, और कहा कि दोनों से जो ब्याज मिले वो बराबर मिले। अब आपको पता है राशि बराबर है, ब्याज भी बराबर मिलता है, यानी कि इनका
नेट अमाउंट भी बराबर होगा। तो आप कह सकते हैं पहली के केस में अगर पी राशि रही हो और 10% वार्षिक ब्याज दर है लेकिन छमाही लगती है, तो 1 + R/100 यानी 5 हो जाएगी और बटे 100, क्योंकि साल भर का ब्याज 10% तो छमाही का 5, और 3 साल में कितनी छमाही होंगी 6, यानी आपका पहली नेट अमाउंट इतना बनेगा। दूसरे में नेट अमाउंट कितना बनेगा, P इंटू रेट कितना है हमें नहीं पता, बटे 100 और के पावर 3, यानी 3 वर्ष के लिए ये इन्वेस्ट किया गया और दोनों धन बराबर मिलते हैं, यानी पी कट गया आपका। तो यहाँ से आपका हो गया 1 + R/100 बराबर 3 से पावर कट जाएगी, यानी अगर ये इसका क्यूब बराबर 6, इसके पावर 6 है, यानी ये बराबर हो जाएगा इसका स्क्वायर, यानी 1 + R/100 बराबर हो गया 1 + 5/100 का स्क्वायर, यानी कि 5 × 5 5 20, 1 + 1/20 यानी 21/20 का स्क्वायर, यानी यहाँ से आपका हो जाएगा 1 + R/100 बराबर 441/400, यानी आपका R/100 बराबर हो जाएगा 41/400, यानी 100 से कटा 4, यानी R बराबर कितना हो गया 10.25%। तो 10.25% या 10 सही 1/4% आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया ये मैन रोड, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। कहा गया ये मैन रोड अगेंस्ट ए स्ट्रीम फ्लोइंग 1.5 km/h टू ए सर्टेन पॉइंट एंड देन रिटर्न बैक, stopping 2 kilometers short of the place from where he originally started. If the whole time occupied in rowing be 2 hours and 10 minutes and his uniform speed in still water be 4.5 km/h, the man bent up the stream ये डिस्टेंस कितना ऑफ। कहा गया कि एक व्यक्ति ने 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती हुई धारा के प्रतिकूल एक स्थान तक जाता है और फिर वहां से वापस आने के क्रम में 2 किलोमीटर पहले ही रुक जाता है। यदि इस पूरी तैराकी के दौरान उसे 2 घंटे 10 मिनट का समय लगता है और शांत जल में उसकी गति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो उस व्यक्ति ने धारा के विपरीत कितनी दूरी तय करी। ध्यान से देखिएगा, कहा कि यहाँ से यहाँ तक गया, यानी जाते हुए यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। अच्छा, धारा के प्रतिकूल गया है, यानी कि ये अगर बोट की स्पीड आपको पता है कि 4.5 उसकी शांत जल में चाल है और 1.5 किलोमीटर की गति से धारा बह रही है, यानी कि अगर प्रतिकूल गया है तो 4.5 - 1.5 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो जाता है। तो ऊपर लिख दीजिएगा, यानी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। और कहा गया वापस आते समय वो क्या करता है, यहाँ से वापस तो चलता है लेकिन केवल और केवल यहाँ तक, यानी 2 किलोमीटर पहले तक आता है। और जब वापस आएगा, अगर जाते हुए धारा के विपरीत जा रहा था तो वापस आते हुए धारा की दिशा में आएगा, यानी कि स्पीड हो जाएगी बोट की स्पीड प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी कि 4.5 + 1.5 यानी कि 6 की स्पीड से वापस आता है और कुल इतना समय लगता है। तो आप मान लीजिए अगर दूरी ए रही हो टोटल, तो आप कहेंगे ए को 3 से गया, यानी A/3 समय लगा, और ए में से 2 किलोमीटर कम, यानी A - 2 को वो कितने से आया 6 से आया, तो 2 घंटे 10 मिनट का समय लगता है, यानी 2 सही 1/6 घंटे। 2 सही 1/6 घंटे को क्या लिख सकते हैं 13/6 घंटे। 6 से काटिए 6 6, यहाँ पे कट के 2 ये हो जाएगा, यानी 3A - 2 = 13, यानी 3A = 15, यानी A = 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। कुछ था इस प्रश्न में? बिल्कुल नहीं था, बस आपको थोड़ा सा समझना था। तो A = 5 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। देखिएगा प्रश्न, कहा गया कि अनु इज वर्किंग पार्टनर एंड बिमला इज स्लीपिंग पार्टनर इन ए बिजनेस। एक्टिव पार्टनर होता है मतलब कि जो अपना पैसा भी इन्वेस्ट करे और काम भी करे। जैसे दुकान, दो भाई मिलकर दुकान खोलते हैं, एक कहता है भैया मैं दुकान पे बैठूंगा, दूसरा कहता है मैं सामान वामान मतलब आपको पैसे दे दिया करूंगा, आप जैसे मन करे बिजनेस करिए, अब मैं बिजनेस में मतलब जो लाभ होगा उसमें हिस्सा लूंगा। तो अनु जो है वो वर्किंग पार्टनर है, बिमला स्लीपिंग पार्टनर है। कहा गया अनु 5,000 लगाती है, बिमला 6,000 लगाती है। अनु रिसीव्स 12.5% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस एंड रेस्ट इज डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। व्हाट डज ईच गेट आउट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ 880। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में कुछ नहीं करना। कहा गया दो लोग हैं अनु और बिमला। अनु ने कितना लगाया है 5,000, बिमला ने लगाया है 6,000। आपसे कहा गया कुल लाभ होता है 880 का। अगर कुल लाभ 880 का होता है मेरे भाई, तो आपको पता है कि 12.5% इसमें अनु को पहले मिल जाएगा। अनु को पहले क्यों मिलेगा? क्योंकि वो काम करती है। तो इसका 12.5% यानी 1/8 हिस्सा हो जाएगा 110, यानी इसका 110 इसमें से पहले अनु को मिल गया। अब बचा कितना 770, और 770 में 5:6 के अनुपात में बांट दीजिए। 5 6 11, 11 बराबर अगर 770 है तो 1 = 70 हो जाएगा, यानी अनु को मिलेगा 5 × 70 यानी 350, और बिमला को मिलेगा 6 × 70 यानी 420। लेकिन आपको बस ये ध्यान देना है कि 350 इसको इधर मिला और 110 पहले मिल चुका है, यानी पहली को मिलेगा 460 और दूसरी को मिलेगा 420। तो ये आपको समझना था। बाकी
आप गलती कर देते 350 420 अगर ऑप्शन में होता तो आप गलती कर सकते थे, लेकिन एक्टिव पार्टनर होने के नाते उसे थोड़ा सा पैसा ज़्यादा मिलता है, ये आपको ध्यान देना था। अगला प्रश्न देखिए, कहा गया ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days, ही स्टार्ट्स वर्किंग बट हैविंग सम मोर एंगेजमेंट्स, ही ड्रॉप्स आउट आफ्टर 5 days, देयर आफ्टर बी कंप्लीट्स दिस वर्क इन 21 days, हाउ मेनी डेज वुड ए एंड बी टुगेदर टू टेक, सॉरी मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, हाउ मेनी डेज वुड ए एंड बी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क वर्किंग टुगेदर। कहा गया ए कोई कार्य 40 दिन में कर सकता है, मैं लिखे दे रहा हूँ, ए 40 दिन में कर सकता है। कहा गया इसने 5 दिन तक काम किया, यानी इसने 5 दिन तक कार्य किया और कार्य छोड़ दिया, यानी अब ए के 35 दिन का कार्य बचा हुआ है। और कहा गया इसे बी कितने दिन में कंप्लीट कर लेता है, 21 दिन में, यानी ए के 35 दिन का काम बी 21 दिन में कंप्लीट कर लेता है, यानी 7 या 21 7 बचे 35। अब ए के साथ जो राशि लिखी है वो बी द्वारा किया गया कार्य मान लीजिए, और बी के साथ जो लिखी है वो ए द्वारा किया गया कार्य, यानी ए एक दिन में 3 कार्य करता है और बी करता है 5 कार्य। आपको पता है ए 40 दिन में कर सकता था और एक दिन में 3 यूनिट करेगा तो टोटल वर्क रहा होगा 120 यूनिट। अरे 3 एक दिन में 40 दिन करता है, यानी 120 यूनिट टोटल था। और आपको पता है कौन करेगा, ए और बी मिलके, ए करता है 3 कार्य, बी करता है 5, तो ए और बी मिलके 8 करेंगे। करना है 120, तो 120/8 यानी कि 15 डेज लगने वाले हैं। समझ आ गया। कहा गया ए अलोन वुड टेक 8 hours मोर टू कंप्लीट द जॉब देन इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। इफ बी वर्क अलोन ही टुक 4.5 hours मोर टू कंप्लीट द जॉब इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर। व्हाट टाइम वुड दे टेक इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है कि ए और बी ने मिलकर अगर x दिन लिए तो ए इससे कितना घंटा ज़्यादा लेता है, 8 घंटे, यानी ए लेता है x+8। और बी कहा गया इससे 4 सही 1/2 घंटे, यानी इससे 9/2 घंटे ज़्यादा लेता है, यानी ये लेता है x+9/2। अब अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, आपको पता है कि अगर a और b x घंटे में करते हैं, a x से a घंटे ज़्यादा लेता है अकेले करते हुए, b x से b घंटे ज़्यादा लेता है, तो x की वैल्यू होती है √ में ab, यानी 8 × 9/2, यानी हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल 6। तो आपका आंसर कितना हो गया, 6 दिन। 6 दिन नहीं 6 घंटे। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5/13, और अल्फा और बीटा दोनों 0 से π/4 के बीच लाई करते हैं, तो tan 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं कि cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 है, तो यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3/4 हो जाएगा। ऐसा साइन अल्फा माइनस बीटा 5/13 है, तो tan अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/1 मिनट, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5/12 हो जाएगा। अब tan 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो tan 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा, बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, और जो कि होता है tan x प्लस वाई होता है, tan x यानी tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan b यानी कि tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए दोनों की, तो tan अल्फा प्लस बीटा ये और ये सम, यानी 3/4 प्लस 5/12 यानी कि 14/12 बटे आपका हो गया 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 यानी कि 15/48 यानी कि 5/16। तो ये आपका हो जाएगा 14/12 बटे 11/16, 4 तिया 12, 4 चौको 16, यानी 14 चौको 56 बटे 3 11 33। तो आपका आंसर कितना हो गया, 56/33। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया अगर sin 3a इज इक्वल टू cos a minus 30 वेयर 3a एंड a minus 30 आर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a। आपको पता है अगर sin और cos बराबर है तो दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है, यानी 3a प्लस a minus 30 यानी 4a minus 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हमारा यहाँ से 4a इज इक्वल टू कितना आ गया, 120 अंश, यानी a इज इक्वल टू आ गया 30। अब अगर a 30 हो गया तो tan 2a यानी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। आपका आंसर हो गया। देखिएगा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, और मुझे नहीं लगता ये प्री में आपका इस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, बट चूंकि मेंस में पूछा गया है तो इस बार प्री में भी पूछ सकते हैं, आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट। और मेंस वालों के लिए तो ये सीरीज जो 25 क्वेश्चन की पेड टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये जो मैं संडे को मॉक प्रोवाइड कर रहा हूँ, मस्ट है, आप लोग करिएगा जरूर। कहा गया ये स्फेरिकल बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, यानी कि एक जो बैलून है वो थीटा एंगल बनाता है किसी पर्यवेक्षक की आंख पे। इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई, यानी कि अगर इसके केंद्र का जो कोण है पर्यवेक्षक की आंख पे वो फाई है, तो आपसे हाइट ऑफ सेंटर पूछी गई बैलून की। ठीक है, मैं फिगर पहले ड्रा करता हूँ। एक सुंदर सा एक गुब्बारा, गोलाकार गुब्बारा कहा गया है। गोलाकार गुब्बारा बोलने का मतलब है कि इस प्रकार से आपका गुब्बारा बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा,
कहा गया कि ये जो गुब्बारा है वो किसी बिंदु पे, इसकी दो स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए इस प्रकार से कुछ, और इसके जो ये कोण बनाता है पर्यवेक्षक की आंख पे, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसमें कुछ ड्रा कर रहा हूँ, ये आपका, यानी ये कोण आपको दिया गया है, कौन सा, ये वाला कोण जो गुब्बारा बनाता है, ये थीटा है, कितना है, थीटा है। और आपसे कहा गया कि जो इसके सेंटर द्वारा बना कोण है, यानी दिस कोण, ये फाई है, ठीक है, कितना है, फाई है। अब आपसे कहा गया कि अगर इसकी त्रिज्या आर है, अब त्रिज्या आर दी गई है तो आपको एक चीज़ करना है, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये भी आर है, और यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये भी आर है। आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, क्यों, क्योंकि जो अगर केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो वो स्पर्शी पे लंब होती है, क्या, यानी कि अगर इफ़ वी मीट सेंटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट देन इट विल, यानी कि द रेडियस फाउंड बाय दिस प्रोसेस विल बी परपेंडिकुलर टू दैट टेंजेंट, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो शीर्ष से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पे लंब, स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो ये आपको 90 डिग्री मिल गया। अब आपको दो तीन चीज़ें निकालनी हैं। अगर मैं बात करूं इस ब्लू वाली लाइन निकालने की, तो ये चीज़ आपको पता है पूरा थीटा है, पूरा थीटा है, तो इतना कोण कितना हो जाएगा, θ/2। अब इसमें आपको पता है इस वाले ट्रायंगल में, ब्लैक वाले ट्रायंगल को देखिए, तो आप कह सकते हैं कि sin θ/2 कितना हो जाएगा, sin θ/2 बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर आर अपन हाइपोटेन्यूज, यानी ब्लू वाली लाइन, तो ब्लू वाली लाइन को मैं भी लिख दे रहा हूँ, यानी हमारा ब्लू वाली लाइन बराबर हो जाएगा r/sin θ/2 या r cosec θ/2, ये आपके ब्लू वाली लाइन की वैल्यू होगी। अब बड़े वाले ट्रायंगल में मैं एक ब्लू ट्रायंगल ही बनाए दे रहा हूँ, इस ट्रायंगल में आइए, अगर यहाँ पे इसको मैं कुछ भी मान लूँ तो साइन ले लीजिए, अगर यहाँ पे तो साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसके केंद्र की, यानी यही दूरी निकालनी है जो मैं गाढ़े ब्लू से कर रहा हूँ। तो साइन फाई अगर हम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा h, मान लीजिए इसको, केंद्र की दूरी को h मान लीजिए, यानी कि केंद्र की जो हमारी समतल से दूरी है वो h, वो दूरी हम ऊंचाई कहें वो h अगर हो, तो साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब परपेंडिकुलर अपान ये ब्लू वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन की आपको पता है और cosec θ/2 इसकी लंबाई है, यानी हमारा h, यानी कि h बराबर आ जाएगा, यानी गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई बराबर आ जाएगी r cosec θ/2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन फाई। तो आपका आंसर कितना आ गया, और cosec θ/2 इंटू साइन फाई, और cosec θ/2 इंटू साइन फाई। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सी ऑप्शन हो गया, और cosec θ/2 इंटू साइन फाई। आसान था। अगले प्रश्न पे आते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मेरे ख्याल से ये मेंस के लेवल का है, मेंस में पूछा भी गया है 2 बार। कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर्स अबव द सर्फेस ऑफ ए लेक इज थीटा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज फाई। कहा गया द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज। प्रश्न बहुत सुंदर सा है, शानदार सा है, ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर तालाब से कोई वस्तु h ऊंचाई पे है तो उसका प्रतिबिंब h गहराई पे बनेगा, जो परावर्तन होगा वो h गहराई पे बनेगा, समझ रहे हो। यानी कि आपको ये समझना होगा कि झील से जितने ऊंचाई पे आसमान होगा उतनी गहराई पे वो बनेगा उसका परावर्तन, बस इतनी सी बात समझनी है। अब चलिए करते हैं प्रश्न को। थोड़ा सा मैं हिंदी वाले प्रश्न को मिटाऊंगा, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। कहा गया, मिटाऊंगा नहीं मतलब यहीं पे फिगर बनाऊंगा। अब मेरी बात को समझिए, क्वेश्चन छोड़िए। कहा गया कि एक, यहाँ से पहले उल्टा बना रहा हूँ मैं, एक झील है, ठीक है, एक झील है और झील की सतह से h ऊंचाई के ऊपर, झील की सतह से h ऊंचाई ऊपर एक बिंदु से, यानी यहाँ पे एक बिंदु है और इससे किसी बादल का उन्नयन कोण थीटा है, यानी यहाँ से एक बादल खींचा गया है, मतलब खींचा नहीं गया, बादल है जिसका उन्नयन कोण आपको दिया गया थीटा, यानी कि दिस कोण इज थीटा, समझ लीजिएगा। अच्छा, अब कहा गया झील में इसके परावर्तन का अवनयन कोण फाई है, यानी कि अगर इसका परावर्तन, इसी बिंदु का परावर्तन की बात करूं तो इस बिंदु का परावर्तन ये आपको दिया गया है, मतलब इस बिंदु से इस आसमान का परावर्तन का कोण जो है वो फाई है। अब अवनमन कोण, अवनयन कोण जिसको बोलते हैं, यानी कि डिप्रेशन का एंगल कितना है, फाई है। यानी कि बादल का उस बिंदु से उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया फाई, ठीक है। अब आपसे कहा गया है कि आपको निकालना है कि झील से बादल की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, झील की सतह से बादल की ऊंचाई कितनी है, ध्यान से देखिएगा, बस इतना निकालना। आपको ये दिया गया h, क्योंकि ये दिया गया h,
इतना। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x मान लूँ, यानी इतने को x मान लूँ और ये h है, तो ये झील की सतह है, तो जितनी ऊंचाई पे बादल होगा उतनी गहराई पे उसका परावर्तन बनेगा, यानी ये हो जाएगा x प्लस h, ये दूरी भी हो जाएगी। यही समझाने की कोशिश थी, यानी जितनी ऊंचाई पे, कितनी ऊंचाई पे है बादल, देखिए झील की सतह से, देखिए h ऊंचाई पे तो ये बिंदु ही है और उससे x ऊंचाई पे बादल है, यानी x प्लस h ऊंचाई पे हमारा बादल है, तो उतनी ही गहराई पे यानी x प्लस h गहराई पे आपका क्या बनेगा, ये बन रहा है परावर्तन। आप प्रश्न को समझिएगा और आराम से करेंगे, थोड़ा सा नामकरण मैं करता हूँ, ABCD, ABCD समझ आ रहा है। अब देखिएगा, अगर मैं ट्रायंगल ABC में आऊँ और tan थीटा पे खेलूँ, तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि x बाई बेस, यानी कि AB, यानी हमारा यहाँ से AB बराबर हो जाएगा x बाई tan थीटा, यानी x कॉट थीटा, ये AB बराबर हो गया। अगर मैं नीचे वाले ट्रायंगल में आऊँ और tan पे फिर यहाँ भी खेलूँ, तो आपको पता चल जाएगी सर tan फाई बराबर हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी x प्लस एच प्लस एच, यानी x प्लस टू एच डिवाइडेड बाई बेस, यानी AB, यानी कि x कॉट थीटा, x कॉट थीटा। अब यहाँ से सॉल्व करिए तो आपका हो जाएगा x प्लस 2h इज इक्वल टू x कॉट थीटा इंटू tan फाई। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से x को सॉल्व करिए तो x बराबर हो जाएगा 2h अपान, x बराबर कितना हो जाएगा 2h अपान, अरे x को इधर लाएंगे तो कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा tan फाई माइनस 1 बचेगा, x कॉमन ले लेंगे और उसी को कॉट थीटा tan फाई माइनस 1 को नीचे भेज देंगे, यानी x बराबर हो जाएगा 2h बटे कॉट थीटा tan फाई माइनस 1। आपसे निकालने को क्या कहा गया था कि बादल कितनी ऊंचाई पे है, आपने कहा था कितनी ऊंचाई पे है x प्लस एच, यानी आपसे निकालने को कहा गया था x प्लस एच, यानी कि x प्लस एच यहाँ से कितना हो जाएगा, इसमें h अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे देखिए 2h प्लस h कॉट थीटा इंटू tan फाई, तो ये तो ऐसे रह जाएगा, यानी आपका हो जाएगा, और माइनस एच, यानी आपका 2h माइनस एच, यानी h प्लस h कॉट थीटा इंटू tan फाई डिवाइडेड बाई कॉट थीटा tan फाई माइनस 1। समझ आ रहा है। अब देखिए h कॉमन ले लीजिए और कॉट थीटा को 1 अपान tan थीटा में बदल दीजिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर देखिएगा थोड़ा सा, देखिए अब यहाँ पे आपका x प्लस एच, यानी ऊंचाई हमारी आ रही है, h कॉमन ले लीजिए, तो h हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना, कॉट थीटा tan फाई प्लस 1, कॉट थीटा tan फाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा tan फाई माइनस 1, क्या बच रहा है, कॉट थीटा tan फाई माइनस 1, कॉट थीटा tan फाई माइनस 1। अब कॉट को tan में बदलिए, यानी h इंटू ये हो गया tan फाई अपान tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan फाई अपान tan थीटा प्लस 1। tan थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यानी ये हो गया h टाइम्स ऑफ tan फाई, यहाँ से tan थीटा कैंसिल और प्लस 1 में tan थीटा को गुणा tan थीटा डिवाइडेड बाई tan फाई बटे tan थीटा में tan थीटा को गुणा, तो tan फाई, और ये क्या बचा, यहाँ पे माइनस था ना, तो ये बचा tan फाई माइनस tan थीटा। तो आपका आंसर कितना आ गया, h टाइम्स ऑफ tan थीटा प्लस tan फाई अपन tan फाई माइनस tan थीटा, या हम कह सकते हैं ऊंचाई x प्लस h बराबर आ गई h टाइम्स ऑफ tan फाई प्लस tan थीटा अपन tan फाई माइनस tan थीटा, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही हो गया, यानी h टाइम्स ऑफ tan फाई प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई tan फाई माइनस tan थीटा। हमने क्या किया, पहले वाले ट्रायंगल में tan लिया, यहाँ से AB की वैल्यू आई, दूसरे वाले ट्रायंगल में tan लिया, तो tan फाई बराबर आ गया x प्लस 2h अपान h कॉट फाई। यहाँ से सॉल्व करके हमने किसकी वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकाली, और आपको पता है ऊंचाई कितनी है x प्लस एच, तो उसमें x की वैल्यू रख दी, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत सुंदर सा, बहुत आसान सा प्रश्न है। कहा गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर 30 मीटर हाई फ्रॉम द फुट ऑफ अनदर टावर इन द सेम प्लेन इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द अदर टावर। कहा गया कि 30 मीटर ऊंची एक मीनार के 30 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष का उसी समतल में स्थित दूसरे मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 अंश है, और दूसरे मीनार के शीर्ष का पहले मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 अंश है। ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि 30 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष का
उसी समतल में स्थित दूसरे मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी ये कोण आपको दिया गया 60 अंश का। ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, जो दिया गया वही लिख रहा हूँ। ये 60 अंश दिया गया। और कहा गया दूसरी मीनार के शीर्ष से पहली मीनार के आधार का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी कि पहली मीनार के शीर्ष से दूसरी मीनार के शीर्ष से पहली मीनार के आधार का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी ये दिया गया 30 अंश। फिर से पढ़िएगा, कहा गया 30 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष का उसी समतल में स्थित दूसरी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी ये 60 अंश है। और आपसे कहा गया कि दूसरे मीनार के शीर्ष का पहली मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी कि दूसरे मीनार के शीर्ष का पहली मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी ये वाला कोण 30 अंश है। अब आपसे कहा गया दूसरे मीनार की ऊंचाई निकालिए। अब आपको पता है अगर ये 30 अंश है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए, देखो ये 30 है, आपको पता है ये 30 है, ये कोण 60 अंश है। अगर ये 30 है और कोण 60 अंश है तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, लंब और आधार का अनुपात √3:1 होता है, यानी ये हो जाएगा 10√3। अगर ये 10√3 हो गया, ये 30 अंश है। अगर आपको पता है ये 30 अंश है तो लंब और आधार का अनुपात 1:√3 हो जाएगा। अगर √3 बराबर 10√3 है तो 1 बराबर हो जाएगा 10, यानी मीनार की ऊंचाई, दूसरी वाली मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। समझ आ गया। तो बस इस प्रश्न में कुछ नहीं करना था। आपसे कहा गया था कि 30 मीटर ऊंची मीनार के शिखर का दूसरी मीनार के आधार से उन्नयन कोण 60 अंश है, ऐसे दूसरी मीनार के शिखर का पहली मीनार के आधार से उन्नयन कोण 30 अंश है। आपने फिगर बनाया, आपने कहा अगर ये 30 है तो ये 10√3 हो जाएगा, क्योंकि ये कोण 60 अंश है। सिमिलरली अगर ये 30 है, ये 10 है, ये 10√3 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10। तो आपसे दूसरे मीनार की ऊंचाई यानी कि 10 मीटर पूछी गई थी। आई होप वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी। 2500 क्वेश्चन में मज़ा आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी रेगुलर क्लासेस चल ही रही हैं, आपको और सारी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम। जय हिंद।